सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी फिरोजाबाद। तो जो अपनी यूनिट है वो चल रही है फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी, और फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी में अपन बहुत सारे चैप्टर्स देख चुके हैं। प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स के दो पार्ट्स अपन ने देखे थे, थर्मल इंजरीज की बात की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर अपन देख चुके हैं। आखिरी दो चैप्टर रह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजरी और ट्रांसपोर्टेशन इंजरी, है ना। तो ये लेक्चर है इलेक्ट्रिकल इंजरी के ऊपर और अगला लेक्चर आएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजरी पे, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजरी, एक्सप्लोजन इंजरी एंड टॉर्चर मेथड, तीन सब टॉपिक्स है मतलब इस चैप्टर के, तो उनकी बात करेंगे। तो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है, सॉरी, और थोड़ा बैकग्राउंड मेरा खराब है। हॉस्टल के रूम सही है, हॉस्टल के रूम्स ऐसे ही होते हैं, तो आई एम सो सॉरी। तो अपन मेन बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजरीज की ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजरी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली इंजरी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल इंजरी। अपन बात करें तो ध्यान रखना है, तो इलेक्ट्रिकल इंजरीज जो होती है मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसी तार में करंट जा रही थी, उस तार को आपने छू लिया, उस तार से आप में करंट लग गई, तो आपके अंदर कौन कौन सी इंजरीज होगी ना, तो वही है इलेक्ट्रिकल इंजरीज। इलेक्ट्रिकल इंजरीज समझने के लिए अपने को पहले समझना पड़ेगा, थोड़ी सी फिजिक्स में घुसते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, तो ध्यान रखना, करंट आपको पता है दो टाइप की होती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट का बेस्ट एग्जांपल है आपके जो घरों में नॉर्मल सप्लाई आ रही है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। उसकी वोल्टेज कितनी होती है, 220 से 240 वोल्ट, है ना। और डायरेक्ट करंट का बेस्ट एग्जांपल होता है जो बादलों में बिजली चमक रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स बोलते हैं उसको, मतलब बादलों में जो बिजली चमक रही है वो डायरेक्ट करंट होती है। इसके अलावा जितनी भी बैटरीज होती है ना, उन सबसे डायरेक्ट करंट ही निकलती है। जितनी भी बैटरीज, आपके मोबाइल की बैटरी हो चाहे और जो भी है अपन बात करें ना, तो कहीं की बैटरी हो, उससे जो है डायरेक्ट करंट निकलती है ना। एक बात ध्यान रखना है, सेम वोल्टेज की अल्टरनेटिंग करंट सेम वोल्टेज की डायरेक्ट करंट से 4.5 टाइम्स मोर डेंजरस होती है। ध्यान रखना है इस प्रकार से, अगर एक 100 वोल्ट की एसी है और 100 वोल्ट की डीसी है, तो एसी 4.5 गुना ज्यादा खतरनाक होगी किससे, डीसी से, है ना। 4.5 गुना ज्यादा इंजरी प्रोड्यूस करेगी डीसी से। ध्यान रखना है, सेम वोल्टेज के लिए बात हो रही है। ऐसा मत बोल देना कि डोमेस्टिक सप्लाई की जो करंट आती है उसको हमने छू लिया तो थोड़ा बहुत झटका लगेगा, लेकिन आकाशीय बिजली अगर हमारे ऊपर गिर गई तो हम तो वहीं ढेर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है भाई, आकाशीय बिजली की वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, 1000 मिलियन वोल्टेज होती है उसकी वोल्टेज। हम पढ़ेंगे आगे, लाइटनिंग इंजरी दिख रही है यहाँ पे वोल्टेज देखो, तो 1000 मिलियन वोल्टेज होती है, 2 लाख एम्पियर होती है उसकी वैल्यू, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होती है आकाशीय बिजली की। उसको डोमेस्टिक सप्लाई से कंपेयर मत करो आप। सेम वोल्टेज की और एसी और डीसी को अगर हम कंपेयर करें ना, सेम वोल्टेज की एसी और डीसी को कंपेयर करें तो एसी 4.5 गुना ज्यादा खतरनाक है डीसी से। ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, करंट के से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे आता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। ज्यादा अगर तेज बोल रहा हूं मैं तो 0.75x पे देख लो, बाकी तो नॉर्मली है, कुछ मतलब ऐसी बातें हैं नहीं, है ना। जस्ट सुनते जाओ, है ना, अपने आप ही समझ में आती रहेंगी। तो V इक्वल्स टू आई आर, ध्यान रखना इस प्रकार से। ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, तो अपन जो V, I और R है, एम्पियर, वोल्टेज और रेजिस्टेंट, इनका रिलेशनशिप देखेंगे। ध्यान रखना इस प्रकार से इंजरी में, तो ध्यान रखना है एम्पियर जितनी ज्यादा होगी इंजरी उतनी ज्यादा होगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एम्पियर होगा उतनी ज्यादा इंजरी होगी। वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा इंजरी होगी। लेकिन रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें करंट और वोल्टेज उतना कम होगा, और उसमें क्या होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, आपकी इंजरी उतनी कम होगी, है ना। तो जिस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको आपने छू लिया, और एक दूसरा वायर आपने छुआ जिसकी रेजिस्टेंस कम है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, दो वायर आपने छुए, एक जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक जिसकी कम है ना। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें इंजरी आपको कम लगेगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसमें इंजरी ज्यादा होगी, है ना। तो बात आपको ध्यान रखनी है, इंजरी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंट, बाकी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। अब कुछ इन्होंने थ्रेशोल्ड वैल्यू दे रखी है, और ध्यान रखना ना, ये जो तीन होते हैं IVR, इनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन फैटेलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है बिजली की वजह से किसी की डेथ हो जाना, है ना, बिजली के द्वारा प्राणदंड। तो ध्यान रखना है, इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो होता है फैटेलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब आपको बिजली का झटका लगा तो सबसे ज्यादा रीजन क्या होगा मरने का, तो आपका होगा एम्पियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन फैटेलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन होता है आपका एम्पियर। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अब अपन बात करें थ्रेशोल्ड वैल्यूज की यहाँ पर, तो अगर 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक करंट है तो टिंगलिंग सेंसेशन आएंगे, नंबनेस आएगी। ध्यान रखना इस प्रकार से ना, टिंगलिंग सेंसेशन एंड नंबनेस आएगी, उसमें झंझनाहट एंड सुनपन होगा। ध्यान रखना है, अगर 10 मिली एम्पियर है तो लेट गो, लेट गो का मतलब तार को छोड़ सकता है इंसान, पेशेंट इज एबल टू रिलीज द वायर, ना।
तो जो भी आपका विक्टिम है वो एबल होता है वायर को रिलीज करने के लिए, और 20 मिली एम्पेयर तक करंट है तो टेटेनोइड स्पाज्म हो जाएगा और मजबूती से जकड़ लेगा वायर को, होल्ड ऑन स्पाज्म कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना इस प्रकार से अनेबल टू रिलीज वायर। और अगर इससे भी ज्यादा है 25 से 80 मिली एम्पेयर तक करंट है तो एरिथमिया की सिचुएशन हो जाएगी, ध्यान रखना डेथ हो सकती है पेशेंट की, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, है ना। तो मैंने क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फैटेलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन है आपका एम्पियर। अगर ध्यान रखना है इस प्रकार से 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक करंट आई है, मतलब तार आपने जो छुआ है उसमें 1 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर तक करंट है, तो क्या होगा, आप जो है तार को मतलब टिंगलिंग सेंसेशन और नंबनेस आएंगे सिर्फ, है ना। अगर 10 मिली एम्पियर तक है तो क्या होगा, लेट गो, मतलब आप तार को छोड़ सकते हो इस प्रकार से, ना। और अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना है 20 मिली एम्पियर तक है तो आप तार को छोड़ नहीं सकते, टेटेनोइड स्पाज्म हो जाएगा और मजबूती से जकड़ लोगे तार को, होल्ड ऑन स्पाज्म हो जाएगा तो इसमें झटका और ज्यादा लगेगा आपको, ध्यान रखना इस प्रकार से अनेबल टू रिलीज वायर। 10 मिली एम्पियर तक छोड़ सकता है, 20 मिली एम्पियर होगी तो नहीं छोड़ पाएगा ना। और 25 से 80 मिली एम्पियर तक का कोई एम्पियर जिसमें मतलब कोई तार था जिसमें जो करंट जा रही थी उसकी वैल्यू थी 25 से 80 मिली एम्पियर तक, तो उस तार को अगर आपने छू लिया तो ध्यान रखना है एरिथमिया की सिचुएशन हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है आपकी, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। और हमने तो बोला ही डेथ का मेन रीजन जो होता है बिजली की वजह से वो एम्पियर ही होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब बात कर रहे हैं वोल्टेज की, तो जो एवरेज फाटल वोल्टेज होती है वो 240 वोल्ट ही होती है ना। फाटल डोमेस्टिक सप्लाई जो है 240 वोल्ट, डोमेस्टिक सप्लाई 240 वोल्ट ही होती है, तो वो सफिशिएंट होती है किसी भी इंसान की डेथ करने के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। और प्राइमरी डिटरमेंट होता है, डिटरमाइंट करती है स्किन पेनिट्रेशन को, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं रेजिस्टेंट की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा किसी भी पार्ट का, बॉडी के किसी भी पार्ट का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंट है करंट उतनी कम फ्लो करेगी उसमें, तो इंजरी उतनी कम होगी वहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो रेजिस्टेंट ऑफर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है ड्राई स्किन का, फिर बोन का, फिर मॉइस्ट स्किन का, ना। अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से यहाँ पे आ रहा है जिसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ पर एक निमोनिक लिख रखा है DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे कुछ फुल फॉर्म होती है शायद, उसकी देख लेना, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन ने DBMS निमोनिक बनाया है, तो डी का मतलब ड्राई स्किन, बी का मतलब बोन और मॉइस्ट स्किन है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है ड्राई स्किन का, फिर बोन का और फिर मॉइस्ट स्किन का, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो स्किन जो होती है ना वही मेन बैरियर होती है करंट के बॉडी में एंट्री करने का, ध्यान रखना है ना। बाकी एक बार स्किन के से करंट पास कर गई तो अंदर मिलेगा ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, तो वो तो एकदम लीस्ट रेजिस्टेंट होती है। आपको पता है लिक्विड तो ज्यादा इंडक्टिव सब्सटेंस है, ज्यादा चालन होता है उसमें तो विद्युत का, तो ब्लड और फ्लूइड्स तो लीस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, मोस्ट इंपोर्टेंट बैरियर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंट्री दैट इज स्किन, और एक बार स्किन ब्रीच हो गई तो इजी फॉर इलेक्ट्रिकल पैसेज, क्योंकि जो ब्लड एंड फ्लूइड्स होते हैं वो लीस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। और अगर स्किन बैरियर इफेक्ट की बात करें तो स्किन बैरियर इफेक्ट क्या क्या होता है, एक बार स्किन को ब्रीच कर गई करंट तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा आगे जाकर के, ना। तो क्योंकि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स हैं तो उनमें लीस्ट रेजिस्टेंट होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो स्किन ही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है करंट के लिए। अगर स्किन ब्रीच हो गई आपकी तो ध्यान रखना है लीस्ट रेजिस्टेंट देंगे इलेक्ट्रिसिटी को ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज करंट ट्रेजेक्ट्री एंड कॉज ऑफ डेथ की, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथवे, रास्ता, जिस रास्ते से करंट बॉडी में एंट्री की है और बॉडी से एग्जिट की है, ना। तो एंट्री एंड एग्जिट मार्क्स बनेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पैसेज ऑफ करंट इन बॉडी, है ना। एंट्री एंड एग्जिट मार्क नाम से समझ में आ रहा है जहां से करंट बॉडी में एंट्री करती है और जहां से एग्जिट करती है वो एग्जिट मार्क होता है। एग्जिट मार्क जनरली स्किन स्प्लिट या बर्न के रूप में देखा जाता है, ना। मतलब जहां से करंट बॉडी से निकलती है वो जगह तो फट जाएगी वहां की स्प्लिन, या वहां पे बर्न देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। और कई बार क्या होता है एंट्री मार्क एब्सेंट भी होता है। एब्सेंट क्यों है, या तो ब्रॉड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है या फिर लो रेजिस्टेंट इमर्जन की केस है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, अपन ने किसी वायर को पकड़ा, ना। तो किसी वायर को अपन ने पकड़ लिया तो ध्यान रखना जहां से अपन ने वायर पकड़ा वहां से करंट एंट्री करेगी तो वो एंट्री मार्क होगा, और फिर वो करंट एग्जिट कर सकती है जहां से भी अपना अर्थ से कांटेक्ट बन रहा है पैरों के थ्रू, कहीं से अपन ने कोई दीवार के हाथ लगा रखा है वहां से एग्जिट कर सकती है। जहां से एग्जिट करेगी वहां की स्किन या तो फट जाएगी या फिर वहां पे बर्न देखने को मिलेगा, ना। कई बार एंट्री, ये बातें समझ में आ गई होंगी, कई बार एंट्री मार्क क्या होता है एब्सेंट होता है, ना, क्योंकि कोई सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं रहता,
एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है ना, मतलब आप एक इमेजिन करो, आप पानी से भरे हुए बाथटब में नहा रहे हो और पूरे पानी जो बाथटब में है उसमें करंट आ जाए ना, तो करंट का एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके शरीर में घुसने का, तो वहां पर कोई स्पेसिफिक एंट्री मार्क नहीं मिलता। अपन ने किसी वायर को छू रखा है तो एक छोटी सी फिक्स जगह है जहां से करंट एंट्री कर रही है, लेकिन जब आप पूरे बाथटब में ही करंट आ गया तो फिर करंट कहीं से भी घुस जाएगी, तो ब्रॉड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, तो वहां पे एंट्री मार्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि करंट पास करेगी लो रेजिस्टेंट के थ्रू, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो बेस्ट एग्जांपल है इसका वाटर फिल्ड बाथटब या बाथटब इलेक्ट्रोक्यूशन है। बाथटब के द्वारा किसी को डेथ करवा देना, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेथ हो जाना, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। फिर प्रिंसिपल आता है करंट पाथवे का, ध्यान रखना है करंट हमेशा शॉर्टेस्ट रूट से ट्रेवल करती है और इलेक्ट्रोक्यूशन अकर्स विद द कंप्लीट सर्किट, है ना। तो करंट हमेशा शॉर्टेड रूट से जाएगी, उस रूट से जाएगी जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, और ध्यान रखना इलेक्ट्रोक्यूशन तभी होगा जब सर्किट कंप्लीट हो रहा हो, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें थी करंट के ट्रेजेक्टरी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं भैया, आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब है बिजली की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो क्यों होती है, क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ डेथ। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कॉज ऑफ डेथ इन इलेक्ट्रोक्यूशन। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन होता है आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी कि कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया का मतलब क्या है, कार्डियक जो यानी कि हार्ट है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, अरिथमिया का मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई है ना, तो वो एबनॉर्मलिटीज क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ध्यान रखना इस प्रकार से वेंट्रिकल का अनियंत्रित रूप से काम कर जाना। आपको पता है दो चीजें होती हैं हार्ट में, एट्रिया और वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब नियमित रूप से काम ना करे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, डिटेल में मेडिसिन में पढ़ोगे आप, ये ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है मोस्ट डेंजरस पाथवे क्या होता है इसका, क्यों होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो मोस्ट डेंजरस पाथवे होता है इसका लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट फुट। अगर करंट आपके लेफ्ट हैंड से, ध्यान रखना इस प्रकार से, लेफ्ट हैंड से करंट आपके एंट्री की है, ध्यान रखना, हो सकता है आपका लेफ्ट दूसरा हो, मेरा दूसरा हो, ये क्योंकि ये कैमरे में हो जाता है उल्टा ना, तो ध्यान रखना इस प्रकार से लेफ्ट हैंड से करंट अगर एंट्री की है, तो अपन बात करें लेफ्ट हैंड से एंट्री करके लेफ्ट फुट से निकल गई है वो ना, तो ध्यान रखना लेफ्ट में क्या होता है, हार्ट होता है, तो लेफ्ट साइड में जो हार्ट है वहां से एंट्री करेगी करंट, फिर कार्डियक एक्सेस से थ्रू एंट्री करेगी और जितने भी कार्डियक टिश्यू होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन करती हुई चलेगी करंट, तो ध्यान रखना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगा। बाकी मल्टीपल पैसेज होते हैं करंट के, तो हार्ट में जाने के, अरिथमिया कॉज करने के सबसे मेन जो पैसेज होता है वो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट ही होता है ना। बाकी लेफ्ट हैंड से निकल करके राइट फुट तक जा सकती है, ये सारी बातें आप, मैंने बोला भी था जब भी मेरे लेक्चर लो नोट्स खोल के बैठा करो, तो ध्यान रखना इस प्रकार से नोट्स में दे रखी है सारी बातें, ध्यान रखना है ना। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या नोट्स बुक जो भी पढ़ रहे हो वो खोल के बैठा करो, तो ध्यान रखना इस प्रकार से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। और दूसरा कॉज ऑफ डेथ होता है रेस्पिरेटरी फेलियर ना। तो रेस्पिरेटरी फेलियर की बात करें इस प्रकार से, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होगी, है ना, दो मैकेनिज्म हो सकती है, सेंट्रल और पेरिफेरल है। सेंट्रल में क्या होगा, करंट एंट्री करेगी सीधे ब्रेन में और ब्रेन स्टेम का पैरालिसिस हो जाएगा जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है ना। करंट ब्रेन में एंट्री कर सकती है कई तरीके से, या तो डायरेक्टली ब्रेन पर ही कोई वायर गिर गया तो एंट्री कर जाएगी, या हाथ से आकर के ब्रेन में जा सकती है, वहां से एग्जिट कर सकती है। किसी भी पाथवे से करंट अगर ब्रेन में चली गई है तो ब्रेन स्टेम पीछे की तरफ होता है, आपको पता ही होगा, तो ब्रेन स्टेम का हो जाएगा पैरालिसिस है। तो ब्रेन स्टेम का पैरालिसिस होने से क्या होगा, आपको पता है रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पाया जाता है, ब्रेन स्टेम में तो पाया जाता है। ब्रेन स्टेम एनाटॉमी में पढ़ा होगा, तीन चीजें होती हैं, पोन्स फेरुलाई, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा ना। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ब्रेन स्टेम का पैरालिसिस हो गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, सांस नहीं आएगी इंसान को तो मर जाएगा ना। और पेरिफेरल पाथवे क्या हो सकता है, पेरिफेरल मैकेनिज्म की करंट जो है वो एंटर कर गई राइट आर्म के थ्रू या किसी भी तरीके से आर्म में एंटर कर गई, तो डायफ्राम में चली गई करंट, इंटरकोस्टल मसल्स में चली गई ना। तो अब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स काम नहीं करेंगे ना, मसल स्पाज्म हो जाएगा, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल काम नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा फिर से ना। तो ध्यान रखना है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर के फेलियर होने की वजह से सांस रुक सकती है, या फिर डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल के स्पाज्म होने की वजह से सांस रुक सकती है। दोनों ही तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है जिससे इंसान की डेथ हो सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब हम बात कर रहे हैं तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, इन दो चीजों की वजह से इंसान की डेथ होती है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट इंजरीज के पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की। किसी इंसान की डेथ हो गई करंट की वजह से तो उसकी बॉडी में क्या क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्किन के अंदर क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी ना। तो स्किन के अंदर दो तरीके की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है किस तरीके की करंट से इंजरी हुई है, लो वोल्टेज करंट इंजरी है कि हाई वोल्टेज करंट इंजरी है। लो वोल्टेज करंट इंजरी का मतलब 220 से 240 वोल्ट, यानी कि नॉर्मल डोमेस्टिक सप्लाई की वजह से तो इंजरी नहीं हुई कहीं, है ना। और हाई वोल्टेज करंट इंजरी मतलब आकाश से बिजली या लाइटनिंग वगैरह इन सब से हुई है ना।
तो देखो लो वोल्टेज करंट इंजरी में क्या होता है, इंजरी तभी होगी जब एक फर्म कॉन्टैक्ट है स्किन का कंडक्टर के साथ, है ना। ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो सकती है ना, तो ये कंडक्टर है, चालक है जिसमें से करंट पास हो रही है। अगर स्किन का इससे फर्म कॉन्टैक्ट है, मतलब फर्म का मतलब टाइट कॉन्टैक्ट है, तो ही करंट इस कंडक्टर से आपकी स्किन में आएगी और तो ही इंजरी प्रोड्यूस होगी ना। लेकिन एकदम लूज कॉन्टैक्ट है, ध्यान रखना इस प्रकार से। लूज कॉन्टैक्ट का मतलब डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है, इस प्रकार से ध्यान रखना, थोड़ा सा गैप है स्किन के और कंडक्टर के बीच, तो ध्यान रखना अगर लो वोल्टेज की करंट है ना, तो वो इस गैप को फिल नहीं कर पाएगी और ध्यान रखना है वो आपकी स्किन के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हाई वोल्टेज करंट होती है ना, तो वो एयर गैप को जंप कर जाती है, एयर गैप को जंप करके वो स्किन के अंदर एंट्री कर जाती है। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। स्पार्किंग देखी होगी आपने, स्पार्किंग में क्या होता है, अगर दो तार आपस में दूर भी हैं तो भी स्पार्किंग मतलब हो सकती है। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो लूज, तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज करंट इंजरी समझ में आ गई होगी। लो वोल्टेज करंट इंजरी का मतलब है कि जो कोई भी कंडक्टर है उसका स्किन के साथ टाइटली कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तभी करंट स्किन में एंट्री करेगी ना। लेकिन हाई वोल्टेज में अगर टाइटली कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब स्किन डायरेक्टली टच नहीं कर रही कंडक्टर को, तो भी वो करंट एंट्री कर जाती है, स्किन में जंप कर जाती है एयर गैप को ना। तो अब क्या होगा, लो वोल्टेज करंट इंजरी से प्रोड्यूस होगा एंडोजिनस बर्न, जिसे जूल बर्न भी कहते हैं, और हाई वोल्टेज करंट इंजरी से प्रोड्यूस होगा एक्सोजिनस बर्न। तो ध्यान रखना, पहले हाई वोल्टेज देख लेते हैं। देखो हाई वोल्टेज करंट इंजरी में क्या होता है, ये इसके एग्जांपल है कुछ एक्सोजिनस बर्न के, फ्लैश बर्न, स्पार्क बर्न, क्रोकोडाइल बर्न। तो ध्यान रखना ना, इंसान के शरीर पर ऐसे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल के शरीर पर नहीं होते, तो वो धब्बे बन जाते हैं। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो फ्लैश बर्न, स्पार्क बर्न, क्रोकोडाइल बर्न, ये सब उसके एग्जांपल है। मल्टीपल स्पार्क्स, मल्टीपल स्किन नोडुल्स देखने को मिलते हैं। ये जस्ट याद रख लो, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आएंगी इसमें, उनको याद रख सकते हैं अपन। एक्सोजिनस बर्न के तीन चीजें, फ्लैश बर्न, स्पार्क बर्न, क्रोकोडाइल बर्न ना। और एंडोजिनस बर्न को जूल बर्न, इसमें क्या होता है ध्यान रखना, भी कहते हैं जूल बर्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंटर की अंदर, है ना, स्किन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंटर की तो अंदर चली जाएगी स्किन के, वो इसलिए एंडोजिनस कह रहे हैं उसको ना। अब स्किन के अंदर जाएगी तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी तो ब्लिस्टर्स होंगे, छाले बनेंगे, फिर छाले जो होंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे, ध्यान रखना ना, फट जाएंगे, जिनकी वजह से ब्लेंच्ड मार्जिन बन जाती है यहाँ पे ना। क्रेटर लाइक बर्न बनते हैं, क्रेटर का मतलब गड्ढा हो जाता है, तो गड्ढे लाइक बर्न बन जाते हैं, डायग्राम दे रखा होगा आपके बुक में, नोट्स में। तो ध्यान रखना क्रेटर लाइक बर्न बन जाते हैं विद ब्लेंच्ड मार्जिन। ध्यान रखना ये एमसीक्यू डाल रखा है मैंने अगले लेक्चर में, तो ध्यान रखना पूछूंगा ये क्रेटर लाइक बर्न विद ब्लेंच्ड मार्जिन किसमें देखने को मिलते हैं आपके, एंडोजिनस बर्न या जूल बर्न में ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अंदर एंटर की बॉडी में, हीट प्रोड्यूस की, ब्लिस्टर्स हुए, ब्लिस्टर कोलैप्स किए और गड्ढे लाइक बर्न बन, मतलब क्रेटर लाइक बर्न बन गए बिल्कुल। जिस ब्लेंच्ड मार्जिन होती है, ब्लेंच्ड का मतलब जो है एक साइड से फटी हुई सी मार्जिन होगी इसमें, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो ब्लेंच्ड मार्जिन होगी इसमें, ध्यान रखना है। अब अपन बात कर रहे हैं मेटलाइजेशन एंड पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स की ना। ध्यान रखना है अगर करंट बॉडी में एंट्री की है ना, जिस तार को आपने छू रखा है उससे करंट आपकी बॉडी में एंट्री की है, तो हो सकता है वो तार गर्म हो जाता है। आपको पता है करंट जिस तार से आती है वो तार गर्म हो जाता है, तो हो सकता है उस तार की मेटल्स पिघलकर आपके एंट्री बाउंड में जमा होने लगे, है ना। जहां से करंट एंट्री की है वहां पर जमा होने लगे, तो उस जमा होने को ही कहते हैं मेटलाइजेशन या मेटल डिपोजिशन है। मेटेलिक आयन पास फ्रॉम कंडक्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एक एक्रो रिएक्शन टेस्ट के थ्रू, है ना। तो ये भी एमसीक्यू डाल रखा है मैंने, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मैंने क्या बोला, कलर ऑफ वेरियस डिपोजिटेड मेटेलिक आयंस को बताता है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो भी कंडक्टर आपने छू रखा था वो कंडक्टर किसी मेटल का बना हुआ, कंडक्टर मतलब तार जिसमें से करंट जा रही है ना, तो इस तार की मेटल पिघलकर आपके एंट्री बाउंड में जमा हो सकती है, तो एंट्री बाउंड का कलर बदल जाएगा ना। अगर एंट्री बाउंड का कलर सिल्वर हो गया है तो एल्यूमिनियम का था ये तार, मतलब एल्यूमिनियम जमा हुई है एंट्री बाउंड में। रेडिश ब्राउन हो गया तो कॉपर वायर का तार था, मतलब कॉपर जमा हुआ है। और ब्राउनिश ब्लैक हो गया तो आयरन जमा हुआ है ना। तो एंट्री बाउंड में कौन सी मेटल जमा हुई है उसके बेस पर अपन बता सकते हैं, मतलब उसके कलर के बेस पर बता सकते हैं, एंट्री बाउंड के कलर के बेस पर कि कौन सी मेटल उसमें जमा हुई है ना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एक्रो रिएक्शन टेस्ट। एक्रो रिएक्शन टेस्ट का मतलब ये कलर देख करके बताना कि कौन सी मेटल है ना। तो ये मेटलाइजेशन थी, मतलब मेटल जमा हो गई है एंट्री बाउंड में। अब अपन बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स डीप टिश्यू में, बोन में और मसल्स में ना। सबसे पहले डीप टिश्यू की बात कर लो ना। देखो बेटा डीप टिश्यू में क्या होता है, मोल्टन मेटल के डिपोजिशन होने से करंट पर्ल की कंडीशन हो जाती है ना। अब ये करंट पर्ल क्या है, पर्ल मतलब होता है मोती, है ना। पर्ल का मतलब ही क्या होता है, मोती। तो देखो सीधी सी बात है, जब आपकी मतलब डीप टिश्यू में क्या होगा, जब करंट फ्लो करेगी ना, तो जो मेटल आयन थे, ध्यान रखना इस प्रकार से, वो पिघल करके बूंद बूंद की तरह टपकेंगे, ऐसा लगेगा जैसे मोती नीचे गिर रहे हो ना। तो जो डीप टिश्यू होता है जिसमें मेटल डिपॉजिट हुई थी, एंट्री बाउंड से डीप टिश्यू में जा सकते हैं वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। या फिर वहाँ के अंदर की जो मेटल्स है वो पिघल सकती है, हीट से जनरेट होगी ही। तो सीधी सी बात है, डीप टिश्यू के अंदर जब मेटल पिघल करके बूंद बूंद की तरह गिरती है
तो इसे अपन कहते हैं करंट पल्स। ऐसा लगता है जैसे मोती गिर रहे हो ना, तो करंट की वजह से मोती गिर रहे हैं तो इसे करंट पर्ल कहेंगे। तो करंट पर्ल की कंडीशन देखने को मिलती है डीप टिश्यू में। तो यहाँ पे बूंद बूंद करके गिर कौन रहा है, मेटल गिर रही है, जो ध्यान रखना है मेटल्स है ना। अब अपन बात करते हैं बोन पर्ल या वैक्स ड्रिपिंग की है ना। तो बोन पर्ल का मतलब बोन में से कुछ बूंद बूंद करके गिर रहा होगा मोतियों की तरह। वैक्स ड्रिपिंग, वैक्स का मतलब मोम और ड्रिपिंग का मतलब बूंद बूंद करके गिरना। जिस तरीके से मोमबत्ती से मोम गिरता है बूंद बूंद करके, इसी तरीके से बोन से गिरता है कैल्शियम फॉस्फेट बूंद बूंद करके। तो इसे कहते हैं पर्ल लाइक ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग। तो ध्यान रखना इस प्रकार से एक्सरे में फाउंडेंस देखेंगे राउंड डेंसिटीज या ओपेसिटी पैटर्न्स है ना। ये बात समझ में नहीं आई होगी, दोबारा समझ लो। मेन बात मैंने क्या बोला, करंट जो है एंट्री की बॉडी में ना, तो डीप टिश्यू के अंदर करंट गई तो क्या होगा, डीप टिश्यू के अंदर जो मेटल्स हैं या फिर जो वायर है जिससे मेटल अंदर चली गई है, वो मेटल्स अब हीट की वजह से पिघलेगी, पिघल करके नीचे गिरेगी बूंद बूंद करके, मतलब टिश्यू के अंदर ही गिरेगी ना। तो इस कंडीशन को अपन कह रहे हैं करंट पर्ल ना। अब बोन के अंदर क्या होगा, बोन के अंदर हीट बढ़ेगी, तो आपको पता है बोन के अंदर पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट है। तो अब कैल्शियम फॉस्फेट थर्मल मेल्टिंग होगी। थर्मल मेल्टिंग मतलब ताप की वजह से वो पिघल करके नीचे गिरेगा, तो मोम की तरह गिरेगा वो। तो इसे कहेंगे वैक्स ड्रिपिंग या बोन पर्ल ना। तो पर्ल लाइक ड्रॉपलेट और कूलिंग, जब उसको ठंडा करेंगे तो एक मोतियों की तरह बूंद बूंद करके वो गिरा हुआ मिलेगा आपको कैल्शियम फॉस्फेट है ना। और इसके एक्सरे फाइंडिंग्स करवाएंगे जिस बोन की, तो उसमें राउंड डेंसिटीज या ओपेसिटी पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है इस प्रकार से है ना। और मस्कुलर चेंजेस में क्या होगा, जेंकर्स डीजनरेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे रेमडोमायोलाइसिस देखने को मिलता है ना। रेमडो का मतलब मसल, मायो का मतलब ही मसल और लाइसिस का मतलब टूटना। तो मसल्स डिजनरेशन हो जाता है बच्चे। यहाँ पे मायोग्लोबिन यूरिया जो होगा, मायोग्लोबिन का यूरिया में प्रेजेंट होना, जिससे एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। मायोग्लोबिन मसल के अंदर पाया जाता है, पता होगा ये बात आपको ना। तो मसल चेंज में क्या होगा, जेंकस डिजनरेशन है, सीवियर हाइलाइन डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स है ना। तो जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होंगे उनका हाइलाइन डिजनरेशन होगा। ये क्या होता है, हाइलाइन डिजनरेशन मेडिसिन में पढ़ोगे डिटेल में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं लाइटनिंग इंजरीज की ना, तो ठीक है ना। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की, अपन बात कर रहे हैं लाइटनिंग इंजरी की और फिलिग्री बर्न्स की अपन बात करें तो ना। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, अभी तक अपन ने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजरी कोज होती है, करंट के बारे में बात की, एम्पियर और आपके वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने बात की है ना। तो लाइटनिंग इंजरी किस तरीके से कोज होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजरी, उसकी अपन ने बात की। अभी अपन बात कर रहे हैं लाइटनिंग इंजरी की है ना। तो लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, आकाशीय बिजली अपन बात करें तो इसको अपन किरोनो भी कहते हैं ना। तो पहले तो यहाँ पर दो ब्रांच आती है, एक आती है किरोनो मेडिसिन, एक आती है किरोनो पैथोलॉजी है ना। तो किरोनो मेडिसिन क्या है, स्टडी ऑफ लाइटनिंग या फिर स्टडी ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइटनिंग अपन बात करें तो किरोनो बोल दो या फिर किरोनो ही है, मतलब किरोनो मेडिसिन क्या है, स्टडी ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइटनिंग, और स्टडी ऑफ पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइटनिंग क्या हो जाएगी, किरोनो पैथोलॉजी अपन बात करें तो। ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है लाइटनिंग की। लाइटनिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ सरफेस अपन बात करें तो ना। तो सीधी सी बात है, क्लाउड से अर्थ की सरफेस पर अपन बात करें, जो भी इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आ रहा है, वही क्या है, आपकी लाइटनिंग है अपन बात करें तो। ध्यान रखना इस प्रकार से ना। उसकी यहाँ पे इन्होंने एम्पियर दे रखी है, लगभग 1000 मिलियन वोल्ट यहाँ पे उसकी वोल्टेज होती है, और 2 लाख एम्पियर के लगभग एम्पियर होती है ना। आपको पता है कि घरों के अंदर सप्लाई जो आती है 220 से 240 वोल्टेज होती है। अगर 220 से 240 वोल्ट ही हमें इतना नुकसान पहुंचा सकती है, तो सोचो 1000 मिलियन वोल्ट तो क्या कुछ कर सकती है ना। तो जो लाइटनिंग इंजरी होती है बहुत ही सीवियर इंजरी कोज कर सकती है। ध्यान रखना इस प्रकार से, लाइटिंग होती है आकाशीय बिजली, हाई वोल्टेज होती है, हाई करंट वैल्यू होती है, इसकी ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट की, कि भी जो लाइटनिंग है, आकाशीय बिजली है, वो किस तरीके से आपके ऊपर इंजरी कोज कर सकती है ना। तो क्या उसका कॉन्टैक्ट हो सकता है, मोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, डायरेक्टली बिजली आपके ऊपर गिर गई, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। और दूसरा आता है यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्ट्राइक है ना। दूसरा आता है साइड स्ट्राइक। साइड स्ट्राइक का मतलब है, ध्यान रखना इस प्रकार से, जो आपकी बिजली है वो किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराकर आपके ऊपर गिर गई ना। तो डायरेक्ट स्ट्राइक में तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपके ऊपर गिर गई। साइड स्ट्राइक में किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकराकर आपके ऊपर गिर गई। अपन ने बात भी की थी रिकोचेटिंग बुलेट, जो पिछले लेक्चर में बात की थी ना। रिकोचेटिंग बुलेट का मतलब ही क्या था, जो किसी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकरा करके आपके ऊपर गिर रही थी ना। या फिर तीसरा तरीका हो सकता है कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट विद ए कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है ना। कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई लोहे का आपका वो है, पाइप है, कोई खंबा है, पोल है अपन बात करें तो, उसके ऊपर बिजली गिरी और उसको आपने टच कर लिया, जिससे आपके अंदर बिजली आ गई। ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो ध्यान रखना है, मोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, बिजली आने से आप उड़ने नहीं लगोगे, बिजली आने से पता नहीं क्या क्या हो जाएगा।
जाएगा। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, अपन बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो डायरेक्ट स्ट्राइक, साइड स्ट्राइक और आपका कॉन्टैक्ट विद कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, सारे पॉइंट्स नोट्स में लिख रखे होंगे, आपके नोट्स खोल के बैठा करो, साथ में ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। अब कॉजेज ऑफ इंजरी, कौन कौन सी इंजरी कॉज करेगा ये, तो ध्यान रखना है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इंजरी हो सकती है, बिजली अगर सीधे गिरेगी तो उससे इंजरी हो सकती है, सुपर हीटेड एयर की वजह से भी इंजरी हो सकती है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। सुपर हीटेड एयर का मतलब है बहुत गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, तो वो त्वचा को जला सकती है, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। एक्सपेंडेड एंड रिपेल्ड एयर अपन बात करें तो ना, तो एक्सपेंडेड एंड रिपेल्ड एयर का मतलब है हवा का फैलकर शरीर को झटका देना, इसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और एक आता है स्लेज हैमर इफेक्ट। स्लेज हैमर इफेक्ट क्या क्या होता है, ब्लो ऑफ कंप्रेस्ड एयर पुशेस बिफोर करंट अपन बात करें तो, ध्यान रखना ब्लो का मतलब वार करना, जो कंप्रेस्ड एयर है, संकुचित हवा है, वो आपके ऊपर वार कर रही है करंट फ्लो होने से पहले। ये पॉइंट डायरेक्टली याद रख लो, ध्यान रखना इस प्रकार से। कॉजेज ऑफ इंजरी है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, सुपर हीटेड एयर की वजह से, ब्लो ऑफ करंट मतलब कंप्रेस्ड एयर की वजह से, यानी कि आपको क्या हो जाएगा स्लेज हैमर इफेक्ट, एक्सपेंडेड एंड रिपेल्ड एयर की वजह से ना। तो लाइटनिंग इंजरी में पॉइंट्स जितने भी सारे याद रखने हैं। बर्न आता है यहाँ पे, बर्न भी यहाँ पे 3 तरीके के पढ़ेंगे अपन, लाइटनिलियर बर्न, प्रिटेड बर्न और फेलिग्री बर्न अपन बात करें तो ना। तो ध्यान रखना फेलिग्री बर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। फेलिग्री बर्न का क्या होता है, एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है, डायग्राम भी बन रहा होगा आपके नोट्स में इस प्रकार से ना। तो जैसे पेड़ की शाखाएं नहीं फैली होती, इसी तरीके से इसका भी एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है, ध्यान रखना। इसके बहुत सारे नाम दे रखे हैं, नोट्स में देख लेना वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। फर्निंग ना, लाइकन बर्न, आर्बोरेसेंट बर्न अपन बात करें तो इस प्रकार से, है ना। कैरोनोग्राफिक बर्न, फेदरिंग बर्न, है ना। तो ये क्या होता है, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है और इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस मार्बलिंग भी बनती है यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब है कि जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं उन सिम्टम को देख के हम क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं, तो वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो इसमें जो फेलिग्री बर्न होता है, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मार्बलिंग भी अपन बोल सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो लाइटनिंग इंजरी थी, इसमें याद ही रखने वाली है मोस्टली बातें, ध्यान रखना इस प्रकार से। 20 से 30% केसेस में देखने को मिलते हैं फेलिग्री बर्न, अपन बात करें ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एक्सप्लोजन एंड ब्लास्ट इंजरी की। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है टॉर्चर मेथड, उसकी बात करते हैं ना। तो टॉर्चर मेथड में जितने भी यहाँ पे 11 टॉर्चर दे रखे होंगे, इन सबको याद ही रखना है। सबसे पहले आता है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो ना। डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो कोई टॉर्चर मेथड नहीं है, डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो तो है जो भी टॉर्चर विक्टिम है, यानी कि जिनको भी टॉर्चर दिया गया है, उनके ट्रीटमेंट एंड रिपोर्टिंग की डीलिंग करता है ये तो ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो तो एक गाइडलाइन है मेडिकल डॉक्टर्स के लिए जो कंसर्न कर रहे हैं टॉर्चर एंड अदर क्रूरल या इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट अपन बात करें तो। सीधी सी बात है, जो भी डॉक्टर्स टॉर्चर विक्टिम का इलाज कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडलाइन है डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डील्स विद रिपोर्टिंग एंड ट्रीटमेंट एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, जो भी टॉर्चर विक्टिम से संबंधित सारी बातें डॉक्टर को याद मतलब कहीं पे बतानी होगी शायद, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो है डील्स विद रिपोर्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ टॉर्चर विक्टिम अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है, टॉर्चर मेथड्स आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे ड्राई सबमरीन की, है ना। ध्यान रखना सबमरीन वर्ड का मतलब तो जनरली होता है पानी के अंदर अपन बात करें तो ना। तो पानी के अंदर आप रहोगे तो दम घुटेगा, दम घुटने को क्या कहते हैं अपन, सफोकेशन, एस्फिक्सिया अपन बात करें तो ड्राई सबमरीन, ड्राई का मतलब पानी तो है नहीं, तो और किसी चीज से एस्फिक्सिया हो रहा होगा। तो ड्राई सबमरीन, ड्राई का मतलब पानी नहीं है, सबमरीन का मतलब दम घुटना अपन बात करें तो ना। पानी के अंदर होगा दम ही तो घुटता है, तो ड्राई है तो पानी तो है नहीं, तो दम घुटना, तो दम किससे घोटा जाएगा अपन बात करें, प्लास्टिक बैग से ना। तो प्लास्टिक बैग एस्फिक्सिएशन अपन बात करें ड्राई सबमरीन। इसी तरीके से वेट सबमरीन आता है। वेट सबमरीन क्या होता है, इमर्जन ऑफ हेड अंडर वाटर, फोर्स इमर्जन ऑफ हेड अंडर वाटर अपन बात करें तो। अंडर वाटर में कोई टॉयलेट का वो भी हो सकता है, आपका फाउल वाटर भी हो सकता है, कोई ध्यान रखना इस प्रकार से। तो फोर्स्ड इमर्जन ऑफ हेड अंडर वाटर, है ना, जहां जबरदस्ती सिर को पानी के अंदर डुबोना अपन बात करें तो। और फोर्स्ड इमर्जन ऑफ होल बॉडी अंडर वाटर, उसे कहते हैं डंकिंग, यहाँ पे नहीं लिखा शायद इन्होंने, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर लंबे समय तक किसी को खड़ा रखना, कोई मोशन नहीं कुछ नहीं, तो उसे कहेंगे ईआई प्लेंटन, है ना। सारे ये 11 के 11 पॉइंट याद रखने, इसमें 11 इसमें 10 लिखे हैं शायद, ध्यान रखना इस प्रकार से। 9 लिखे हैं इन्होंने तो एक तो रैंकिंग छोड़ दिया इन्होंने, है ना। ध्यान रखना एक ब्लैक स्लेव का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ हॉट मेटल रोड इनटू द एनस या एनल कैनाल, ध्यान रखना ना। तो इंसर्शन ऑफ हॉट मेटल रोड इनटू द एनस, और इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जेनेटेलिया में, उसे कहते हैं कैटल्स प्रोडेक्ट, वो भी नहीं लिखा है इन्होंने, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। फिर लंबे समय तक खड़ा रखना, ये प्लेंटन हो जाएगा। फिर उसके एंकल और रिस्ट को एक साथ बांध देना ना, जो रिस्ट होती है इसको एंकल को बांध देना, सीधी सी बात है, हाथ पैरों को बांध देना, उसे कहते हैं अपन क्या, होग टाइंग, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर पैरेट्स पड़ जाता है, इसमें क्या करेंगे, लिम्स जो होंगे ना उसको एक हॉरिजॉन्टल पोल से बांध दिया जाएगा ना। कोई भी हॉरिजॉन्टल पोल, मान लो कोई लकड़ी है कुछ भी है, तो उससे उसको लिम्स को बांध दिया जाता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर आता है फलांगा या फलाका या बस्टिनाडो, इसमें क्या करेंगे, रिपीटेड बीटिंग ओवर द सोल्स ऑफ द फीट, जो पैरों के सोल्स हैं उन पर लगातार थप्पड़ या डंडे मारे जाएंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। और लगातार जब थप्पड़ मारे जाए कान के ऊपर तो उसे कहते हैं टेलीफोनो। टेलीफोनो, फोनो वर्ड का टेलीफोन से याद रख लो उसको पहले बात तो। टेलीफोन अपन कहां पे लगाते हैं, कान पे,
तो लगाते हैं, तो जब कान पे अपन रिपीटेड स्लैपिंग कर रहे हैं, बार बार मार रहे हैं, तो वो ये टेलीफोनो। बाकी फोनो वर्ड कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है हियरिंग, सुनने से संबंधित, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो डील्स विद, अपन बात करें तो रिपोर्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ टॉर्चर विक्टिम, और ये जितने भी टॉर्चर मेथड हैं, ड्राई सबमरीन, वेट सबमरीन, होक टाइंग, सा हॉर्स, स्ट्रेडलिंग, टेलीफोनो, फलांगा, फलाका या बस्टिनाडो, पैरेट स्प्रिच, या प्लेंटन, ब्लैक स्लेव, कैरेट्स प्रोड, केटल्स प्रोड, ये सारे ध्यान रखने हैं इस प्रकार से बात करें तो ना। तो अब यहाँ पे आता है एक्सप्लोजन एंड ब्लास्ट इंजरी। ध्यान रखना, सबसे पहले बात करेंगे एक बॉम्ब की डेफिनेशन आती है। बॉम्ब का मतलब होता है कंटेनर होता है जिसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल और मिसाइल्स रखे होते हैं, और उसका इग्निशन और कर दिया जाता है एक डिनेटर या फ्यूज के द्वारा ना। डिनेटर या फ्यूज का मतलब जो विस्फोट शुरू करता है, जो है ना। दो तरीके के बॉम्ब होते हैं, इंसेंडियरी बॉम्ब और मोटोलोव्स कॉकटेल या पेट्रोल बॉम्ब, है ना। पेट्रोल बॉम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पेट्रोल से भरी बोतल होती है, उसमें ऊपर एक कपड़ा लगा होता है ना। तो जिस तरीके से बम नहीं आते अपने, जो बम आते हैं उनमें भी तो एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक वो लगी होती है, उसका क्या कहते हैं, उसको बत्ती लगी होती है, उसको जलाते हैं तो वो बम फटता है। उसी तरीके से इस कपड़े को जलाएंगे तो वो बोतल फट जाएगी। अपन बात करें तो कपड़े को जला करके दूर फेंक दिया जाता है बोतल को, तो बम का काम करता है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो एक इंसेंडियरी बम होता है जिसमें फास्फोरस होता है, इसको फेंकेंगे तो ये आग पकड़ लेता है ना। तो फेंक करके बम फेंके जाते हैं तो वही है फास्फोरस होता है जो आग पकड़ लेता है, ध्यान रखना है। तो मोटोलोव्स कॉकटेल ये दे रखा है, पेट्रोल फिल्ड ग्लास बोतल होती है विद रैक विद कोजिंग इंसेंडियरी सरफेस फायर, अपन बात के ध्यान रखना इस प्रकार से। ये चैप्टर याद ही करने वाला है, इसमें कुछ खास समझने का नहीं है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर ब्लास्ट इंजरी के टाइप्स बता रखे हैं इन्होंने, ध्यान रखना है। एयर ब्लास्ट, इमर्जन ब्लास्ट, सॉलिड ब्लास्ट, है ना। तो एयर ब्लास्ट का मतलब हवा में होने वाला विस्फोट, इमर्जन ब्लास्ट पानी के अंदर होने वाला विस्फोट, और सॉलिड ब्लास्ट का मतलब होता है व्हेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड वाइब्रेटिंग सरफेस है। तो आपका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर सॉलिड वाइब्रेटिंग सरफेस के, आपकी बॉडी का नहीं, जो बॉम्ब है शायद उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर सॉलिड वाइब्रेटिंग सरफेस के कांटेक्ट में हो, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो फोर्स ऑफ ब्लास्ट जो होगा, बिल्कुल बॉम्ब का कोई भी पार्ट या बॉम्ब की बॉडी का कोई भी पार्ट अगर सॉलिड वाइब्रेटिंग सरफेस के कांटेक्ट में है तो उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ ब्लास्ट पास करेगा सरफेस से, तो इंजरी हो जाएगी ना। जिसका एग्जांपल है पर्सन ऑन शिप डॉक ड्यूरिंग अंडर वाटर ब्लास्ट। अपन बात करें तो सीधी सी बात है, पानी में ब्लास्ट हुआ, आप जहाज का जो वो लास्ट वाला नुकीला पॉइंट होता है उस पर खड़े हो, शिप डॉक कहते हैं उसको, शिप डेक, डेक मतलब होता है जहाज की छत, है ना। तो ध्यान रखना, जहाज की छत पर आप खड़े हो, ध्यान रखना है, तो पानी के अंदर कोई ब्लास्ट हुआ तो वो पानी का ब्लास्ट जहाज की सरफेस को छूते हुए आपको भी घायल कर सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो यही है आपके एयर ब्लास्ट और आपका इमर्जन ब्लास्ट और सॉलिड ब्लास्ट, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं एयर ब्लास्ट जो होता है इंजरी, उसके चार टाइप्स बता रखे हैं इन्होंने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, है ना। तो ध्यान रखना, प्राइमरी का रीजन क्या होता है, ब्लास्ट वेव, सेकेंडरी का फ्लाइंग मिसाइल्स, प्रोजेक्टाइल, शार्प नेल्स अपन बात करें तो, और टर्शरी में यहाँ पे आ जाएगी विंड फोर्स, बॉडी डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये सब पॉइंट याद रखने वाले, इनको पढ़ लेना आप, ध्यान रखना इस प्रकार से नोट्स में। तो और कुछ इसमें है नहीं ऐसा। मार्शल स्ट्राइड है यहाँ पे, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन देखने को मिलता है इसलिए ट्राइड कहते हैं उसको। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। फ्रैक्चर एंड ट्रोमेटिक एम्पुटेशन हो जाएगा ना। तो मैंने बात की ये याद ही रखने वाले पॉइंट है, इनमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चैप्टर क्या, दैट इज आपका इलेक्ट्रिकल इंजरी। अब अगला चैप्टर अपन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजरी, इस प्रकार से, है ना। इसके एमसीक्यू अगले लेक्चर में देखेंगे, ध्यान ही रखना है इस